हम मिल भी आए। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका में चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक समझा रही हूँ, जिसका मैंने सारांश आप लोगों को जो है समझा दिया। सारांश कि हमारे भारतीय जो हुक्मदार हैं, आज आज़ादी की जो लड़ाई आज़ाद होने के बाद भी परतंत्र हैं, क्योंकि जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ जो है भारत पधारने वाली थीं, तब जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो उन्हें चिंता दिखाई दी, उससे यह पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है। इसके मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये दिया था कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? ये मैंने प्रश्न आप लोगों को समझा दिए हैं। अब मैंने जो दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझाया है, वह है कि जॉर्ज पंचम की लाड की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। इसमें मैंने बताया कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने पहले उस बच्चों, ये वाला प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए इसको आप ठीक से लिखना और समझना। इसमें मैंने बताया कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। सबसे पहले उसने उस पत्थर को खोजने का यत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए सबसे पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खान का दौरा किया। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। भारत के सभी महान पुरुषों की नाक बड़ी होने के कारण उसने 1942 ईस्वी में शहीद होने वाले बच्चों की नाक फिट करने की सोची। उन बच्चों की नाक भी बड़ी होने से अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाने का विचार करके समस्या का समाधान किया। तो बच्चों, ये वाला प्रश्न आप लोग इस ढंग से समझा लेना। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मूर्तिकार ने उस पत्थर की खोज करने का प्रयास किया,
लेकिन वह पत्थर क्या था, विदेशी था, इसलिए वह नहीं मिला। फिर उसने जितने भी हमारे देश के महापुरुषों की जो मूर्तियाँ लगी हुई थी, उसको उनकी नाक उन्हें जॉर्ज पंचम की नाक में फिट करने की सोची। इसके लिए उसने पूरे देश का जो है दौरा किया। हमारे महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी होने से उसने छोटे बच्चों की सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक फिट करने की बात सोची। लेकिन बच्चों की नाक भी बड़ी होने से अंत में उसने जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाने का विचार करके समस्या का समाधान किया। फिर पांचवा प्रश्न दिया था, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, इसका भी आपने पूरा मैंने आपको समझा दिया था कि नाक मान सम्मान और पूरे पाठ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की पंचायत है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया है। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उसकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति का पत्थर भी विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची और छोटी थी। इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक में बैठा दी गई। यह भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। तो इस तरह से पूरे पाठ में नाक के मसले की चर्चा का ही नाक की ही पंचायत है। फिर अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। सिर्फ इस खबर को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि नाक का मसला हल हो गया है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात की गई कि अखबार में जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छापा गया
उन्होंने बस इतना ही कहा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। तो इस प्रकार से बच्चों 6 प्रश्न मैंने आप लोगों को जो है करा दिए। आज मैं उसी पाठ के जो है आगे के प्रश्न बताने जा रही हूँ कि प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। प्रश्न क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। इसका उत्तर है कि जॉर्ज पंचम की लाट सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। इसका देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक सभी भारतीय नेताओं और भारतीय बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का उद्देश्य था। भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों और बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से सम्माननीय थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। फिर से मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। इसका उत्तर है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का उद्देश्य था। भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों और बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। यहाँ तक कि गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि तो निश्चित रूप से सम्माननीय थे। यही बताना लेखक का उद्देश्य है। यानी कि लेखक का इस प्रश्न का आंसर है कि लेखक का यह बताना कि लेखक यह बताना चाहता है कि हमारे भारतीय नेता, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय बलिदान होने वाले भारतीयों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक है। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। फिर है दूसरा प्रश्न, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। देखिए, प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था डैश 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 सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, इस नई दिल्ली में सब था
सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं थी। सब कुछ था, परंतु भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। फिर से मैं बता रही हूँ इस प्रश्न का। प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। सब कुछ था, परंतु भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा में यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है कि आज़ाद भारत में सब कुछ सुख सुविधाएं थीं, केवल भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। भारतीयों के अंदर जॉर्ज पंचम के जो हैं जॉर्ज पंचम के गलत कारनामों को उजागर करने की हिम्मत नहीं थी। फिर प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इसका उत्तर है, देखिए प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उस दिन सभी जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि भारत में ना तो कहीं अभिनंदन समारोह हुए, ना सम्मान पत्र भेंट करने का जो है आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का आज़ाद चित्र भी नहीं छपा। फिर से बता रही हूँ ये उत्तर। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अब है इसका उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि भारत में ना तो कहीं अभिनंदन समारोह हुए, ना सम्मान पत्र भेंट करने का जो है आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया,
ना कोई फीता काटा गया। ना कोई सार्वजनिक सभा हुई, इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, इसलिए किसी भारतीय नेता का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को बच्चों इस पाठ के 3 प्रश्न आज आप लोगों को दिए हैं। तीनों प्रश्न मैंने आप लोगों को जो हैं समझा दिए। एक बार फिर से इन प्रश्नों को जो आज मैंने दिए हैं उन्हें समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न जो आज दिया है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? इसका उत्तर है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक संकेत करना चाहता है कि जॉर्ज पंचम की लाड की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का उद्देश्य था। भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों और बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक था। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से सम्मानीय थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। फिर से मैं बता रही हूँ कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का उद्देश्य था। भारत में आज़ादी के लिए लड़ने वाले सेनानियों और बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से सम्मानीय थे। यही बताना लेखक का उद्देश्य है। समझे? यानी कि इस माध्यम से लेखक केवल यह बताना चाहता है कि हमारे भारतीय सेनानियों और 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से अधिक है। दूसरा प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। सब कुछ था केवल, परंतु भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। यानी कि इसका उत्तर है कि भारतीयों में
मान सम्मान आत्म सम्मान की कमी थी। फिर से बता रही हूँ। प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं थी। सब कुछ था, परंतु भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। यानी कि नाक से मतलब है आत्मसम्मान। तो यानी कि हम भारतीयों के अंदर जो है जॉर्ज पंचम के कारनामों को उजागर करने की हिम्मत नहीं थी। फिर है तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने की खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने के दिन, उस दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि भारत में ना तो कोई अभिनंदन समारोह हुए, ना सम्मान पत्र भेंट करने का जो है आयोजन किया गया, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभाएं हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी भी नेता का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा। यानी कि जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगने की खबर हुई, उस दिन कोई भी राजनीतिक समारोह नहीं हुआ। इसी कारण हम उस दिन जो थे अखबार चुप थे। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने समाप्त कर दिए हैं। ये पाठ आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ना होगा। जब आप इस पाठ की रीडिंग करेंगे तभी आपको इसके प्रश्नोत्तर और अच्छी तरह से समझ कर आएंगे। तो इस पूरे पाठ में मैंने आपको केवल जो प्रश्न दिए हैं, देखिए आप अभ्यास प्रश्न में तीन प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? दूसरा प्रश्न दिया था, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तीसरा है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उसके बाद मैंने जो प्रश्न करवाया है वह है, जॉर्ज पंचम की लाड़ की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? फिर है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस
तरह उभर कर आई है, लिखिए। फिर है, जॉर्ज पंचम की लाड पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। फिर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। नई दिल्ली में, प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आप लोग का ये जो पाठ समाप्त जो है कर दिया है। धन्यवाद।